अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिस्कशन चल रहा था लैंडमार्क इवेंट्स पर और 1925 से लेकर 1950 तक के इवेंट्स में दो चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। एक तो इन्वेंशंस और दूसरा द ग्रेट डिप्रेशन। ग्लोबल इवेंट्स में द ग्रेट डिप्रेशन डिस्कस हो चुका है। आज का जो टॉपिक है फाशिज्म और नाजिज्म का, कि इस दौरान में 1925 के बाद से लेकर 1950 तक के दरमियान में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स, बल्कि एक पूरा सिस्टम जो डेवलप हुआ वो फाशिज्म का है और नाजिज्म का है, which leads to one of the greatest wars in the history of mankind, that is the World War II। ये फाशिज्म क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उन चीजों को आज देखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बेसिकली द वर्ड फाशिज्म कम्स फ्रॉम फैसिस। रोमन एम्पायर में एक सिंबल हुआ करता था, इस तरह के एक कलेक्शन ऑफ स्टिक्स विथ ए प्रोट्रूडिंग एक्स ब्लेड। लकड़ियों का एक बंडल है, उसे एक्स लगा हुआ है, और दिस यूज टू बी ए साइन ऑफ पावर, सिंबल ऑफ पीनल पावर, मतलब पनिशमेंट देने देने का पावर जिसके पास होता था उसके पास। मजिस्ट्रेट्स के साथ जो लिक्टर्स कहते हैं उनको, वो इस सिंबल को लिए हुए होते थे। तो इस सिंबल को फैसिस्ट कहते हैं और यहाँ से आया है फैशिज्म। और अगर फैशिज्म के एक्चुअल इम्प्लीकेशंस को अगर देखेंगे तो व्हाट ऑल डज इट एनकम्पास। सिंपल से अगर एआई को उसको पूछेंगे, चैट जीपीटी में पूछेंगे कि फैशिज्म के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, तो तकरीबन 8-10 पॉइंट्स वो देता है, विच आर वेरी वेरी रेलेवेंट टू दोज टाइम्स एज वेल एज वेरी वेरी रेलेवेंट टू आवर टाइम्स ऑल्सो। कि हम आज के जमाने में भी इन चीजों को अप्लाई करके देखेंगे तो तमाम चीजें तकरीबन अप्लाई होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर और सबसे फर्स्ट फीचर जो है वो नेशनलिज्म है, बल्कि अल्ट्रा नेशनलिज्म कहा जा सकता है। कि अपनी कंट्री या फिर अपनी रेस को, और अपने रेस को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझना। सिर्फ सुपीरियर समझना नहीं, बल्कि दूसरों को अपने से कम समझना, दूसरे रेसेस को और दूसरे कंट्रीज को। अ, तो पेट्रियट एक होता है पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म में अपने मुल्क से मोहब्बत है, वो तो सबके अंदर होनी चाहिए, होती भी है। लेकिन नेशनलिज्म जो है वो अब पेट्रियोटिज्म का एक्सट्रीम फॉर्म है, कि अपने नेशन को सबसे बेहतर समझना और दूसरों को अपने से कम कम समझना, बल्कि सब ह्यूमन समझना। अब तो ये फीचर सबसे फर्स्ट फीचर, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जाहिर बात है डिक्टेटरशिप चाहिए, अथॉरिटेरियन लीडरशिप चाहिए। तो जहां जहां अल्ट्रा नेशनलिज्म होगा वहां तकरीबन डिक्टेटरशिप की का निजाम चलता है। डिक्टेटरशिप के साथ कल्ट ऑफ पर्सनालिटी, बेसिकली कोई एक लीडर ऐसा उभर कर आता है, कोई एक आदमी ऐसा प्रमोट कर दिया जाता है कि उसी के नाम से पूरा सिस्टम चल रहा है। तो ये तो 100 साल पहले भी देखने को मिला था और आज भी देखने को मिल रहा है। इवन हमारे मुल्क में भी नेशनलिज्म, बल्कि अल्ट्रा नेशनलिज्म और तकरीबन कल्ट ऑफ पर्सनालिटी के एक आदमी को प्रमोट करके ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है
कि ये है तो फिर अ, क्या मोदी है तो मुमकिन है, तो इस तरह के स्टेटमेंट्स। फिर सप्रेशन ऑफ अपोजिशन, उसके खिलाफ की कोई बात कोई सुनना नहीं चाहता, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे इटाली हो, या फिर जापान हो, या फिर कोई और कंट्री भी हो जहां डिक्टेटरशिप चलती है। डिक्टेटरशिप अगर उरूज में आना है, उसको अगर मुस्तहकम होना है, अ, तो अपोजिशन को रोकना पड़ेगा, और अपोजिशन को रोकने के लिए हर तरह की चीजें इस्तेमाल होती हैं, इंक्लूडिंग द मिलिट्री, मिलिट्रिज्म। फिर फार राइट आइडियोलॉजी इनकी होती है। ये फार राइट फार लेफ्ट का जो हिस्सा है, तो एक पूरा स्पेक्ट्रम है वो, लेफ्ट से लेकर राइट तक। किस चीज का स्पेक्ट्रम? मेनली दो चीजें होती हैं, एक तो इकोनॉमिक्स, दूसरा रिलीजियोसिटी। अगर कोई इकोनॉमिक्स में कम्युनिज्म की तरफ इंक्लाइंड है तो वो लेफ्ट की तरफ है, और अगर कैपिटलिज्म की तरफ इंक्लाइंड है तो वो राइट की तरफ। तो एक्सट्रीम कैपिटलिज्म से लेकर एक्सट्रीम कम्युनिज्म तक, राइट टू लेफ्ट, राइट इज कैपिटलिज्म, लेफ्ट इज कम्युनिज्म। और रिलीजियस एस्पेक्ट्स में जो टोटली अथेइस्ट माइंडेड है वो कम्युनिज्म की तरफ, लेफ्ट की तरफ है। और जो रिलीजियस माइंडेड या अल्ट्रा नेशनलिस्ट है, नेशनलिस्ट है, या कि कोई पर्टिकुलर रेस की तरफ इंक्लाइंड है ज्यादा, तो फिर वो राइट की तरफ। तो ये जो राइट और लेफ्ट का मामला है, ये पेंडुलम की तरह स्विंग होता रहता है। हाँ, बहुत सारे लोग बास चीजों में लेफ्ट हो सकते हैं, बास चीजों में राइट हो सकते हैं, और बहुत सारे लोग एक्सट्रीम लेफ्ट होते हैं, बहुत सारे लोग एक्सट्रीम राइट होते हैं। तो ये जो नेशनलिज्म वाले हैं ये अल्ट्रा राइट यानी एक्सट्रीम राइट विंग लोग हैं, जो कोई एक रेस या रिलीजन को प्रमोट करते हैं, और फिर कॉरपोरेशन यानी कैपिटलिज्म उनका माइंडसेट होता है, सोशलिज्म की तरफ कम होता है। जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं वो पूरे लेफ्ट माइंडेड हैं, कि रिलीजियोसिटी और रिलीजन का कोई मामला नहीं है, और इकोनॉमिकली सोशलिज्म का निजाम चाहते हैं। बहरहाल, तो ये जो फाशिज्म है उसमें डिक्टेटरशिप, नेशनलिज्म और एंटी कम्युनिज्म। अब इन चीजों को प्रमोट करने के लिए पूरी तरह मीडिया का कंट्रोल, और मीडिया के थ्रू प्रोपागेंडा। प्रोपागेंडा कहते हैं बेसिकली कोई एक आइडियोलॉजी को लोगों में फैलाने का निजाम। हाँ, जब तक मास उनके साथ नहीं होगा, लोगों इस तरह के डिक्टेटर्स के, वो पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और मासस के माइंडसेट को बनाने के लिए प्रोपागेंडा होता है। इंडिविजुअल राइट्स को रोक दिया जाता है, और फिर इंपीरियलिज्म एक्सपेंशन की तरफ होता है। तमाम पॉइंट्स अगर देखें तो ये सिर्फ उस वक्त के नहीं, बल्कि आज भी ये मौजूद है। अब ये फाशिज्म कहाँ कहाँ था, और कौन उसके लीडर्स थे? सबसे पहला जो शुरू हुआ तो वो इटाली में, बेनिटो मुसोलिनी। ही एक्चुअली अडॉप्टेड द सिंबल ऑफ फैसिस्ट, और उसका ये इंटेंशन ये था कि रोम वाज वंस ए ग्रेट एम्पायर। वो उस ग्रेटनेस को लूज करते हुए होते होते इनसिग्निफिकेंट बन गया था यूरोपियन पॉलिटिक्स में। को रेस्टोर में रहेंगे, और स्टेट के मैटर्स में अ, मुसोलिनी को इंडिपेंडेंस देंगे। तो मुसोलिनी बिकम्स द डिक्टेटर ऑफ इटाली, एंड वहां से फैसिस्ट माइंडसेट के ही एक्चुअली reinforces his authority। आगे जाकर he is one of the participants in the world war and forms an alliance uh, with Germany and Japan also। मुसोलिनी के बारे में एक इंसिडेंटल बात यह है कि वर्ल्ड वॉर के बाद जब डिफीट होती है तो हिटलर कमिट सुसाइड, एंड 2-4 दिन के आसपास ही इज ऑल्सो he also dies within the same year, बल्कि विद इन द सेम मंथ एक्चुअली, वर्ल्ड वॉर 1 के एंड पर। तो इसी तरह फाशिज्म इन
जर्मनी, सेम कॉन्सेप्ट्स हैं जर्मनी में, लेकिन इसे टर्मिनोलॉजी दी जाती है नाजिज्म की। बेसिकली इट इज फैशिज्म ओनली, बट since it is happening in Germany and it is being promoted by a party called National Socialist, तो वो जो जर्मन टर्मिनोलॉजीज हैं, नेशनल सोशलिज्म, उन दोनों को कंबाइन करके नाजी बनता है। तो नाजिज्म इज फाशिज्म इन जर्मनी। और उसका प्रमोटर और उसका डिक्टेटर अडोल्फ हिटलर। अडोल्फ हिटलर के बारे में बहुत सारी चीजें हम टेक्स्ट बुक्स में और दूसरी जगह में पढ़ते हैं, तो डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता एक दो तीन बातें ये कि ही इज एक्चुअली ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर। आगे जाकर पावर को कंसोलिडेट कर लेता है और फिर डिक्टेटर बनता है। 1933 में जर्मनी का चांसलर और फ्युहरर का टाइटल लेता है। 1934 में फ्युहरर बेसिकली जर्मन लैंग्वेज में लीडर को कहते हैं, और ही बिकम्स द होल एंड सोल लीडर, मोबिलाइजेस द मासेस जर्मनी के डेवलपमेंट के लिए, और जर्मनी में नेशनलिज्म का माइंडसेट क्रिएट करने के लिए और जर्मन आर्मी को प्रमोट करने के लिए काफी वर्क होता है। एंड ही मेक्स जर्मनी एक्चुअली पावरफुल अगेन बिफोर द वर्ल्ड वॉर टू 1939 तक। इसी तरह एक तीसरी जगह भी इसी इसी किस्म का नेशनलिज्म ग्रो हो रहा है, वो जापान है। दो कंट्रीज को तो हम नॉर्मली डिस्कस कर लेते हैं यूजुअली, बेनिटो मुसोलिनी और हिटलर, दोनों की बातें आ जाती हैं अक्सर, लेकिन जो मिस हो जाता है वो अक्सर जापान है। हालांकि जापान भी वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड वॉर टू। मंचूरिया को अटैक करने के जरिए से, चाइना को अटैक करके, दे एक्चुअली स्टार्ट ऑफ इवन बिफोर द वर्ल्ड वॉर टू। और वहां भी एक डिक्टेटर टाइप का लीडर है, हिडेकी टोजो। इनिशियली ही इज इन द मिलिट्री, देन ही बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स इन द आर्मी एंड मिलिट्री बेसिकली। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान बनता है। प्राइम मिनिस्टर बनने के साथ साथ he also holds the post of minister of war. He is deciding whom to attack, where to attack, and he is the minister of education. तो वहां के लोगों का भी एजुकेशन के थ्रू भी माइंडसेट क्रिएट करने के लिए, अल्ट्रा नेशनलिज्म के लिए he is working. अंडर हिज लीडरशिप इटसेल्फ पर्ल हार्बर अटैक किया गया 1941 में। एक्चुअली हम जब पढ़ते हैं तो इवेंट्स को मिलाकर पढ़ लेते हैं कि जापान ने पर्ल हार्बर को अटैक किया इसलिए अमेरिका ने एटम बम डाले। हालांकि दो के दरमियान में तकरीबन 4 साल का फासला है। 1941 में पर्ल हार्बर अटैक हुआ था। 1945 में 1945 में एटम बम्स गिराए गए। बहरहाल, ड्यूरिंग हिज years in power, his leadership was marked by extreme state perpetrated violence in the name of Japanese ultra nationalism. So exactly on same lines as Hitler and Mussolini, हिडेकी टोजो भी वर्क कर रहे हैं। तो तीन लीडर्स फाशिज्म के। अगर देखा जाए तो उस जमाने में तकरीबन हर कंट्री में, अदर देन दिस थ्री ऑल्सो, कल्ट ऑफ पर्सनालिटी, एक एक आदमी को प्रमोट करके उसको डिक्टेटर का की शक्ल देने की कोशिश की गई। फॉर एग्जाम्पल, रशिया में भी स्टालिन का निजाम चल रहा है, स्टालिन का दौर चल रहा है। ही इज ऑल्सो ए डिक्टेटर नियरली। फिर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर्स इन अमेरिका एंड ब्रिटेन, विंस्टन चर्चिल और एफडीआर, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इस तरह इंडिया में उन्हीं इन्हीं ईयर्स में 1930s में गांधी इज बिकमिंग वेरी वेरी प्रोमिनेंट। डंडी मार्च वगैरह 1930 ही में होता है, जिससे अगेन एक एक पर्सन के पीछे पूरे मासस चलने लग जाते हैं। तो ऑल दिस आर हैपनिंग अराउंड द सेम टाइम, बस दिस थ्री पीपल फाशिज्म के कैटेगरी में आते हैं, और दे बिकम रेस्पॉन्सिबल फॉर द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दूसरा इवेंट होता है उसी उसी दौरान में, जिसे होलोकॉस्ट कहा जाता है।
बेसिकली जर्मनी में एंटी सेमिटिज्म, एंटी जूइश मेंटालिटी बहुत ज्यादा प्रोपोगेट की गई, स्टेट स्पॉन्सर्ड, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से। और इसके पीछे रीजंस, अब रीजंस बहुत सारे मिलेंगे। और अजीब लगेगा कि हाउ वाज दिस अलाउड टू हैपन, कि एक गवर्नमेंट, एक डिक्टेटर और उसकी गवर्नमेंट जो है, वो 6 मिलियन जूस को, 60 लाख जूस को एक साथ में इन्हें खत्म करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ ए फ्यू ईयर्स। और सिस्टमैटिक एक्सटर्मिनेशन होता है। तो जाहिर बात है, जो एक्सटर्मिनेट कर रहे हैं, जो मिलिट्री काम कर रही है या फिर जनरल पब्लिक उनके उनको सपोर्ट कर रही है, तो उन सबके माइंड में ज्यूस के ताल्लुक से हेट्रेड क्रिएट करना एक बड़ा काम होता है। तो ज्यूस को नेगेटिव इमेज में पेश करके सारे लोगों का माइंडसेट इस तरफ चेंज किया गया, और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एक्सटर्मिनेशन किया गया, परसिक्यूशन किया गया, जिसकी वजह से तकरीबन 6 मिलियन जूस का की डेथ हुई। इस पूरे इवेंट को होलोकॉस्ट कहा जाता है। और उसी के लिए कंसंट्रेशन कैंप्स भी कायम होते थे, कि उनको नॉर्मल सोसाइटी में रहने की इजाजत नहीं है, उनको अलग अलग कैंप्स में रहना है। और उन कैंप्स का कंडीशन जो है वो सब ह्यूमन कंडीशन होता था, बिल्कुल जानवरों की तरह रखा जाता था। और मास में मर्डर करना है तो गैस चेम्बर्स इस्तेमाल होते थे। गैस चेम्बर्स मतलब वहाँ इवन उनके कपड़े भी निकाल लिए जाते थे, ताकि वो भी दूसरों के लिए इस्तेमाल हो जाएं। और फोर्स्ड लेबर वगैरह का निज़ाम, इसकी डिटेल्स में तो जाने का मौका नहीं है। अजीब सब ह्यूमन कंडीशंस कंसंट्रेशन कैंप्स का। तो ये पूरा 5 साल तक ये चला है, और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस बताए जाते हैं। द थिंग इज, द पीपल हु विन ए वॉर गेट टू राइट द हिस्ट्री। चूंकि जर्मनी डिफीट हो गया, तो उनके माइंड में क्या चल रहा था और उनके क्या कॉन्सेप्ट थे, क्यों जो उसके खिलाफ थे, वो पॉइंट्स बहुत कम सामने आएंगे, और उनके एंटी अगेंस्ट में पॉइंट्स बहुत ज्यादा आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो हिटलर और उसकी ग्रुप थी, देवर एंटी कम्युनिज्म, और कम्युनिज्म को प्रमोट करने वाले जूस। दूसरा, अभी ग्रेट डिप्रेशन हुआ है, एंड बैंक्स हैव प्लेड ए बिग रोल इन दैट। और बैंकिंग सिस्टम किसके हाथ में है? वो जूस के हाथ में। और जूस में एक सब कैटेगरी होती है, जियोनिस जियोनिस। एक छोटी सी किताब है, प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ जियोन, प्रोटोकॉल्स ऑफ द लर्नड एल्डर्स ऑफ जियोन, जिसमें वो जो जियोनिस्ट माइंडसेट है, ज्यूस का जो कोर ग्रुप है जियोनिस्ट का, उनका जो माइंडसेट है, उनका जो अप्रोच है दुनिया की तरफ, उसको लिखा गया है। हाउ मच ऑफ द बुक इज ट्रू वी डोंट नो, बट स्टिल इट इज प्रेजेंटेड। और उसकी वजह से और भी ज्यादा एंटी जू मेंटालिटी क्रिएट होती है। बहरहाल मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से एंटी जूइश मेंटालिटी क्रिएट हुई, और उनको एक्सटर्मिनेट किया गया। फॉर एग्जाम्पल, लॉस बनाए गए, जिसे न्यूरमबर्ग लॉस कहा जाता है। इसके चंद लाइंस शुरू के मैं पढ़ देता हूँ, एंड वी कैन डेफिनेटली रिलेट इट टू द इवेंट्स हैपनिंग नाउ। अब जो इवेंट्स हो रहे हैं उससे हम रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, they were anti-Semitic and racist laws that were enacted in Nazi Germany on 15 September 1935. The two laws were the law for the protection of German blood and German honor. जर्मन खून की हिफाजत मतलब क्या है? दे के नॉट intermarry with Jews. Forbid marriages between Jews and Germans, and the employment of German females under 45 in Jewish households. तो Jews जो हैं, यहूदी, वो जर्मन्स को एम्प्लॉय भी नहीं कर सकते घरों में। इसी तरह एक और लॉ था, द लॉस फॉर कि द रिमाइंडर वे क्लास्ड एज सब्जेक्ट्स विदाउट एनी सिटीजनशिप राइट्स। सिटीजनशिप राइट्स उनसे उनसे छीन लिए गए थे जर्मन ज्यूज से।
और उनके बिजनेसेस को रोक दिया जा रहा है। इसके तफसील में तो जाने का मौका नहीं है, लेकिन बिल्कुल आज जिस तरह इवन हमारे मुल्क में भी फाशिज्म प्रमोट किया जा रहा है, बिल्कुल यही रूल्स हैं कि उनके बिजनेसेस को रोक दिया जाए, अपने दुकानों पर लेबल डालना है, ओनर का नाम डालना है। ये सारे उसी माइंडसेट के हैं, अल्ट्रा अल्ट्रा नेशनलिस्ट माइंडसेट के, कि हम, हमारी कंट्री और हमारा रेस ये सबसे आगे है, दूसरी चीजें सेकेंडरी हैं, दे आर नॉट इवन कंसिडर्ड ह्यूमंस। बहरहाल ये एक ब्रीफ आउटलाइन था, हालांकि इसके तफसीलात बहुत सारे हैं, लेकिन हमें जस्ट एक आउटलाइन समझना है कि फाशिज्म कहाँ से आया, कैसे आया, कौन से कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व थे, और उसकी वजह से होलोकॉस्ट और होलोकॉस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कंसंट्रेशन कैंप्स, ये वन ऑफ द ग्लोबल मेजर इवेंट्स विच इज एक्चुअली ए धब्बा ऑन ह्यूमैनिटी, बेसिकली ह्यूमैनिटी पर धब्बा है। और कैसे करने दिया गया, अगर हम ये सवाल पूछें, तो आज भी अगर हम देखें तो आज भी हो रहा है, एंड it is being allowed to happen even though we have so much of communication, we have so many organizations, we have so many movements happening, but still the same things are being repeated. There is a famous saying that we learn from history, that we do not learn anything from history. We learn from history, that we do not learn anything from history. बार बार वही चीजें रिपीट होती हैं। अल्लाह ताला हम सबको सही समझने की तौफीक अता फरमाए, और इन बातों को समझकर इनसे जो जो हार्मफुल बातें हैं उनसे बचने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगली बार से इंशाल्लाह वर्ल्ड वॉर 2 का डिस्कशन शुरू होना है। जज़ाकमुल्लाह।